हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज सभी का पेपर बेहतर हुआ होगा। जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया था कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, वैसा ही हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आए हैं जिस तरह से मैंने बताए थे आपको। देखिएगा, थोड़ा लैंग्वेज घुमा करके, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। मैंने हर एक क्वेश्चन आपको कराया है और उसी से सब कुछ आया है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है आपका, देता वह है जो वास्तविक देता नहीं है, लेकिन जो किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर वास्तविक देता बन जाती है। तो बेटा ये आपका आकस्मिक लायबिलिटीज होती है। 100% ये आपका सत्य है, इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। ठीक है, यानी कि आपका ये आकस्मिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आकस्मिक। आगे देखते हैं, नियमित खरीद आवश्यकता तब तैयार की जाती है जब सामग्री की वस्तुएं, ठीक है, जब सामग्री की वस्तुएं रीऑर्डरिंग, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा समीकरण सही है भैया? तो ये आपका देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि किराया खरीद मूल्य में से अगर नगद मूल्य घटा दें तो हमारा जो है वो कुल ब्याज आ जाता है। कई बार इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है भैया। ठीक है, अब दूसरी साइड आ जाते हैं। देखिएगा, ये कह रहे हैं बजट मुख्य रूप से पिछले प्रदर्शन और वास्तविक लागतों के आधार पर तैयार किया जाता है। तो ये पारंपरिक बजट होता है। पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल, क्योंकि जब हम बजट तैयार करते हैं, हमारा वार्षिक बजट तैयार होता है, तो पिछले बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है लेखा परीक्षा किसी व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों और अभिलेखों की एक व्यवस्थित जांचे जिसका उद्देश्य उसके वित्तीय संचालन और उसके परिणामों के बारे में तथ्यों का पता लगाना या सत्यापित करना और उन पर रिपोर्ट करना है। ये परिभाषा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये असल में डी पोला या मोंटगोमरी दोनों में से है, लेकिन मेरे अनुसार जो है थोड़ा सा ये असल में दो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से डिफाइन हुआ है। तो डी पोला लगा रहा हूँ। वैसे इसका मोंटगोमरी भी हो सकता है। जिन लोगों ने मोंटगोमरी लगाया है, अभी जो है जब वह जो है ऑफिशियल आंसर किया जाएगी और तब क्लियर हो जाएगा। वैसे मेरे अनुसार FRM डी पोला है, मोंटगोमरी या डी पोला। इसमें स्पेयर एंड पेगलर और बेटली बॉय तो बिल्कुल है नहीं। ये तो कंफर्म है कि इन दोनों में से ही कोई एक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिशा निर्देश और लेखांकन मानक होते हैं जो किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और आवधिक प्रदर्शन की रिपोर्टिंग में मजबूत लेखांकन प्रथाओं और प्रक्रियाओं के लिए होते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि लेखा मानक जो होते हैं, लेखा मानक जो होते हैं, जिसे हम प्रतिमान या प्रतिरूप भी कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं असल में जो लेखांकन अवधारणाएं होती हैं, लेखांकन परंपराएं होती हैं, उनमें सिमिलरिटी लाने के पर्पज से, लेखांकन में एक रूपता लाने के पर्पज से, उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय समय पर ICAI द्वारा लेखा मानक जारी किए जाते हैं, जो सामान्यतः जो है दिशा निर्देश होते हैं। सामान्य दिशा निर्देश कहते हैं उसको। ओके,
अगला देखिए, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता उस राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा जहां से यह वस्तुएं या सेवाओं के को कर योग्य आपूर्ति करता है। यदि किसी वस्तु वर्ष में उसका जो है भैया ये जो है 20 लाख होना चाहिए, इसका आंसर 20 लाख। ठीक है, हाँ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, स्टोर कीपर द्वारा तैयार किया गया क्रय मांग आमतौर पर, तो ये 5 प्रतियों में तैयार होता है भैया, आमतौर पर 5 प्रतियों में तैयार होता है। यह है लेखा परीक्षक, एक अनिवार्य लेखा परीक्षक है जिसे प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है, जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक करता है। तो वैधानिक लेखा परीक्षक जो करता है वो वैधानिक लेखा परीक्षा ही करता है। ठीक है, जो सतत लेखा परीक्षा होती है, ठीक है, वो तो एक और भी कर सकता, लेकिन ये वैधानिक लेखा परीक्षक ही करता है। ठीक है, जो सतत अंकेक्षण होता है वो कोई प्रैक्टिशनर भी कर सकता है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षक को वैधानिक अंकेक्षक ही करेगा। ठीक है, जैसे बैंकों का होता है तो बैंकों में चालू होता है, 100% चालू होता है बैंकों में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कह लिया जिसे वैधानिक लेखा परीक्षक ही करेगा, तो डेफिनेट सी बात है वैधानिक लेखा परीक्षक का मतलब वैधानिक ही हो गया। ठीक है, आगे देखिए, किस धारा के तहत किसी कर्मचारी को अवकाश की किसी अवधि के संबंध में भुगतान प्राप्त होता है? तो ये धारा 10 सबसेक्शन 10 ए के अंतर्गत आता है। अगर किसी कर्मचारी को अब सेवा में रहते हुए अवकाश, अर्जित अवकाश वेतन मिलता है तो वो कर योग्य होता है पूरी तरह से, और अगर रिटायरमेंट के बाद मिलता है तो सरकारी कर्मचारी के लिए पूर्णतः कर मुक्त होता है, और गैर सरकारी कर्मचारी के लिए जो है मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। ओके, आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है जब क्रेता किसी भी किस्त के भुगतान में चूक करता है तो विक्रेता को किराया खरीद के पर बेचे गए माल को वापस लेने जो भी राशि उसे ने पहले प्राप्त कर ली है उसे किराया शुल्क के रूप में, मैंने बताया था आपको कि किराया क्रय पद्धति एक तरह से क्या है भैया, एक जो है किराया क्रय पद्धति में जो क्रेता होता है वो किराएदार की भांति होता है, एक निक्षेपी की तरह होता है। ठीक है, निक्षेप ग्रहीता के समान होता है, और उसके द्वारा जो किराया प्राप्त होता है वो जो है अगर किराया भुगतान में त्रुटि करता है तो किराए के रूप में यूटिलाइज कर दी जाती है। ठीक है भैया, तो अगला क्वेश्चन देखिए, जर्नल शब्द कई बार बताया है मैंने। जर्नल शब्द जोर जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया। आगे देखिएगा, एक प्रणाली है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये असल में भैया थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। थोड़ा कंप्यूटर में हो सकता है चेंज हो, लेकिन ये DBMS होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत विकास आरक्षित निधि को प्रत्येक लेखा वर्ष के संबंध में आयकर अधिनियम, ठीक है, 1961, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंपनी के लाभ के बाद यानी कि कंपनी के लाभ पद पर रखने के लिए कौन सी धारा उन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है जो किसी निदेशक के रिश्तेदार या भागीदार होते हैं? तो ये धारा 226, धारा 226 है भैया। आगे देखिएगा, किस धारा के तहत आयकर छूट केवल निवासी व्यक्तियों को मिलती है? तो ये
डी हो जाएगा भैया। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। संगठन के आकार के आधार पर खरीद आदेश की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो ये 3 से 5 होती है भैया, ये 3 से 5 होती है। किस धारा के तहत किसी भारतीय कंपनी या किसी अन्य निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्दिष्ट प्रारंभिक, तो ये 35 डी में आता है भैया, ये 35 डी। आगे देखिएगा, धारा के तहत लेखा परीक्षक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना आदेश के विभिन्न मामलों पर विशिष्ट टिप्पणी करनी होती है, तो ये धारा 226 होनी चाहिए। एक मिनट, कहीं गलती हो गई, रुको एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पर एक क्वेश्चन आया था। कहाँ गया भाई? थोड़ा सा, हाँ, ये था क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था भैया, कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना। ये क्वेश्चन है आपका, ये 314 होना चाहिए भैया। ठीक है, ये 314 होना चाहिए। आगे बात करते हैं। 35 डी, दो 226 हो गया, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था असल में। आगे देखिएगा, कहाँ तक हो गया था? ये 19 तक हो गया था। 19 के बाद बात करते हैं 20 की। ये कह रहे हैं दीर्घकालिक आधार पर स्थापित बजट कौन सा है? तो दीर्घकालिक बजट के आधार पर अनुसंधान और विकास लागत, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें हैंड टू हैंड नहीं आता, बल्कि विभिन्न वर्षों के बाद में मिलता है, क्योंकि अनुसंधान कई कई सालों तक चलता रहता है। आगे देखेंगे, कौन सी निविदा पद्धति प्रेस में विज्ञापन देकर कई पार्टियों से कोटेशन आमंत्रित करने में मदद करती है, और इसका पालन तब किया जाता है जब खरीद में बड़ी मात्रा और मूल्य शामिल होते हैं। तो ये ओपन बजट होना चाहिए, ये ओपन बजट होना चाहिए। आगे देखिएगा, पिछले वर्ष की सभी त्रुटियों के सुधार के बाद लाभ और हानि समायोजन खाते का शेष। तो हमेशा याद रखना, लाभ हानि समायोजन खाते का शेष हमेशा पूंजी खाते में जाता है। ये मैंने कई बार बताया था कि लाभ और हानि का समायोजन हम कहाँ करते हैं भैया? पूंजी खाते में करते हैं। ठीक है, हाँ। जब माल को निर्धारित अवधि के लिए मुफ्त रखरखाव या सेवा की गारंटी के साथ बेचा जाता है, तो मुफ्त मेंटेनेंस राशि, तो ये भैया कहाँ जाएगी भैया? तो ये मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत कंपनी प्रत्येक लेखा वर्ष के राजस्व को आकस्मिक आरक्षित निधि के लिए
अचल संपत्तियों की मूल लागत का 1/4 से अधिक और 1/2 तक की राशि तक विनियोजित करेगी, जब तक कि यह अचल संपत्तियों की मूल लागत का, ठीक है, तो असल में क्या है ना, ये 6% होना चाहिए, ये होना चाहिए 6%। आगे देखिए, सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रकों में से एक है जो त्रुटि का समय पर पता लगाना संभव बनाता है। तो ये भैया थोड़ा सा जो है हमारी सोच से बाहर है, तो देख लेना इसको क्या होगा। पेरिडिटी, बेटिया, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, इंटरनेट, तो पेरिडिटी होना चाहिए वैसे तो, वैसे आप देख लेना, इसको कंफर्म नहीं हूँ मैं इसके लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की राशि इसकी ऐतिहासिक लागत या निविष्ट विवरण में ऐतिहासिक लागत के प्रतिस्थापन अन्य राशि अनुमानित अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर, ये अवशिष्ट मूल्य घटाकर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, जहां भवन संपत्ति को अर्जित किया गया है, निर्मित किया गया है, मरम्मत किया गया, नवीनीकृत किया गया या उधार ली गई है, पूंजी से पुनः निर्माण किया गया है, ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा होगी। मकान संपत्ति की आय में मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम 30,000 रुपये तक होती है। कितनी होती है? अधिकतम 30,000 रुपये होती है। निरीक्षण पूरा होने पर माल प्राप्त करने वाले क्लर्क को स्टोर या प्राप्त माल एक अप्रैल 1989 से दोहरे खाता प्रणाली के अंतर्गत मूल्यह्रास की किस विधि को अपनाया गया है? तो ये भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन ये सीधी रेखा पद्धति देख लेना एक बार। तो वैसे मेरे हिसाब से तो सीधी रेखा पद्धति को अपनाया गया है, और अभी देखा जाएगा इसमें। ये कह रहे हैं बजट सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक है, तो ये उत्पादन बजट होता है, ठीक है, उत्पादन बजट। आगे देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति, तो ये 148 हो जाएगा। आगे बात करते हैं भैया, ये कह रहे हैं किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त करता है और किस्त कुल किराया खरीद मूल्य का भुगतान करने के लिए सहमत होता है। प्रत्येक किस्त को अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है, ठीक है। अंतिम किस्त के भुगतान तक किराया शुल्क के रूप में माना जाता है जब माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीद को स्थानांतरित हो जाता है। तो ये असल में ये कह रहे हैं किस प्रणाली के तहत खरीदार तुरंत माल का कब्जा प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसको स्वामित्व तब मिलता है जब अंतिम किस्त का भुगतान कर देता है। तो ये क्या हो जाएगी? ये किराया खरीद पद्धति हो जाएगी। आगे देखिएगा, मूल्यह्रास की किस विधि के तहत संपत्ति के मूल मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है? तो ये जो है वार्षिकी पद्धति के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, को सुपर ग्रुप और सब ग्रुप के बीच एक निश्चित संबंध द्वारा वर्णित किया जाता है। तो भैया ये खातों का समूहन, ठीक है, ये खातों का समूहन होता है।
ठीक है, आगे देखेंगे। कौन सा कार्ड सामग्री की प्राप्ति और जारी करने का रिकॉर्ड बनाता है और स्टोर कीपर से प्रत्येक आइटम के लिए रखा जाता है? कई बार बताया बेटा मैंने, ये बिन कार्ड होता है। अभी जस्ट लास्ट वाला जो मैंने आपको टेस्ट पेपर लिया है, उस टेस्ट पेपर में ये मैंने कई बार रिपीट किया, हर टेस्ट पेपर में रिपीट किया है, बिन कार्ड। देखिए, सकल लाभ 4,88,000 रुपये, विक्रय 21,80,000 रुपये, तो सकल लाभ अनुपात होगा। तो सकल लाभ अनुपात जो होता है वो होता है क्या भैया? सकल लाभ बटे बिक्री गुणा 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है, सकल लाभ है 4,88,000 का, और आपका जो विक्रय है वो 21,80,000 है। 4,80,000 अपॉन 21,80,000 इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 48,80 को 218 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा भैया आपका 1 मिनट, ये आएगा आपका, और छोटा कर लेते हैं इसको, तो 109 ऊपर आ जाएगा आपका 2440। अब 109 से 2440 को भाग देते हैं, तो ये आपका बैठेगा, ये बैठेगा आपका, ये 109 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये 424,40, और इसके बाद में आएगा आपका 24,40 को जब हम डिवाइड कर देंगे भैया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये आएगा भैया, जब हम भाग देंगे इसको 488 को 2180 से, तो ये 22.3885 आएगा, तो इसको हम 22.38 कर सकते हैं, 3 9 कर सकते हैं 385 को। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आता है भैया आपका, किस प्रणाली के अंतर्गत पूंजी और राजस्व प्राप्तियां तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं कि पूंजीगत और राजस्व प्राप्तियां तथा भुगतानों के संबंध में अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं, तो ये दोहरा खाता प्रणाली होती है, दोहरा खाता प्रणाली, इसमें आपका दोहरा खाता प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, क्योंकि यहाँ पर मिश्रित कंपाउंड एंट्री सिस्टम तो कोई होता ही नहीं है, ट्रिपल अकाउंट सिस्टम नहीं होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है या डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल अकाउंट सिस्टम होता है, ये तो होता ही नहीं है। आगे देखिएगा, जब नगद और किराया खरीद के लिए माल बेचता है, किराया खरीद बिक्री के लिए सकल लाभ की दर का प्रतिशत होता है। तो जब नगद और किराया खरीद
के लिए माल बेचा जाता है। तो जब उद्यम नकद और किराया खरीद के लिए माल बेचा जाता, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वैसे 32% लगाना है, लगा लो। वैसे आयोग की बात है भाई, वो क्या मानता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, 32 या 45 का मुझे ध्यान है। आगे अब ये कह रहा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा के अंतर्गत पंजीकृतकरण की गई प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर बात आती है, तो ये धारा 7 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत, ठीक है, होता है। आगे देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नहीं। आगे किस धारा के अनुसार चेक का हर्ता जिसके पास चेक जारी करने वाले की पर्याप्त धनराशि है जो ऐसे चेक के भुगतान के लिए उचित रूप से लागू होती है, उसे विधिवत रूप से अपेक्षित होने पर चेक का भुगतान करेगा, और ऐसे भुगतान में चूक होने पर ऐसे चूक के कारण हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए चेक जारी करने वाले को क्षति पूर्ति करेगा। तो यह धारा 6 से संबंधित है भैया। आगे देखेंगे, वाउचर के प्रकार हैं। तो वाउचर जो है, एक होता है मिश्रित वाउचर, सरल लेन देन वाउचर, जटिल लेन देन वाउचर। तो वाउचर वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। एक होते हैं जो है आपके, एक तो होता कैश वाउचर, एक होता नॉन कैश वाउचर। अब इन्हें भी कई कैटेगरी में बांट दिया जाता है, तो इस हिसाब से ये सभी वाउचर के प्रकार है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेटेंट और लीज होल्ड जैसी अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत आवंटन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर परिशोधन जो होता है, परिशोधन होता है लाइसेंस वगैरह के लिए। माल को मुख्य कार्यालय द्वारा थोक मूल्य पर शाखाओं को भेजा जाता है, लेकिन यदि लेखा वर्ष के अंत में कुछ माल बिना बिके हुए रह जाते हैं तो शाखाओं में इन बिना बिके हुए माल को लागत पर प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि माल शाखा के लिए तो वो लागत मूल्य ही होता है, थोक मूल्य तो जो होता है हेड ऑफिस के लिए होता है। आगे बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरटीजीएस है नी। तो आरटीजीएस को बताने की जरूरत नहीं है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, हाँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अग्रिम बीमा पॉलिसी में आमतौर पर बीमा स्टॉक या किसी भी परिसंपत्ति को हतोत्साहित करने के लिए एक औसत खंड शामिल होता है। तो ये बीमित होना चाहिए भैया। आगे देखिए, स्टॉक का मूल्यांकन लागत या वस्तु जो भी कम हो तो ये क्लोजिंग होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है। तो बजट के माध्यम से कह रहे हैं, तो बजट बनाना, बजट और बजटीय नियंत्रण, ठीक है। तो बजटीय नियंत्रण जो है
बजट के माध्यम से, ठीक है, बजट बनाना बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की एक तकनीक है। ठीक है, तो बजट बनाना जो है बजट के माध्यम से प्रबंधकीय नियंत्रण की क्या है, एक तकनीक है। तो बजटीय नियंत्रण होना चाहिए। आगे देखें, किस विधि के तहत प्रत्येक संपत्ति के शेष पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित प्रतिशत पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है, जिसे पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, घटती पद्धति होती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि उत्पादन या बिक्री के आधार पर गणना की गई वास्तविक रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की राशि, तो ये भैया शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। सोचने की जरूरत ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एक वह होता है जो दावा किए जाने पर अपनी देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता। ठीक है, तो दिवालिया व्यक्ति अपनी दायित्वों का निपटारा करने में सक्षम नहीं होता है, इंसॉल्वेंट। भारत में राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर भैया ये 1 जुलाई 2017। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, असामान्य हानियों जैसे नकद गबन, आग से नष्ट हुआ स्टॉक जो बीमा आदि द्वारा कवर नहीं किया जाता। ठीक है, सामान्य हानियां नहीं होती बल्कि असामान्य हानियां होती हैं। असामान्य हानियां, ठीक है, ये असामान्य हानियां होती हैं। ठीक, जिनकी हमने आशा ना की हो वो असामान्य होता है, असामान्य हानियां होती है। गबन का हमने आशा थोड़ी की थी, आग से नष्ट हुआ माल हमने आशा थोड़ी की थी। आगे है, कोडिंग प्रणाली कुछ या सभी पहचान करने वाले प्रमाणमाला के एक समूह के अक्षर हैं। तो यार ये भैया थोड़ा सा क्वेश्चन हमारी समझ से बाहर है। ये जो है कोडिंग वोटिंग का सिस्टम हमारे उसमें नहीं है, थोड़ा देख लेना। इसको निमोनिक कहते हैं, मैं निक और कोडिंग कुछ नहीं है, इसको नहीं कह सकता कुछ। यदि व्यक्ति का निर्धारण आदेश के भीतर, तो ये 30 दिन आएगा भैया, इसमें कितना 30 दिन आना चाहिए। बाकी आयोग के ऊपर है कि आयोग क्या लगाता है, 30 दिन होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, विभागीय खातों के तहत विभिन्न विभागों के बीच मूल्यह्रास को किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए। तो विभागीय खातों के तहत मूल्यह्रास को जो है नियोजित पर होना चाहिए, कितना किस विभाग में मशीनें लगी हैं किस मूल्य की, उस आधार पर होना चाहिए। अभी लास्ट वाले पेपर में ये क्वेश्चन कराया है मैंने आपको। कौन सा लेखा मानक कहता है कि वित्तीय विवरणों में सभी मटेरियल मद हो या खुलासो, तो लेखा मानक 1 प्रेजेंटेशन एंड फुल डिस्क्लोजर से संबंधित है। ठीक है, लेखा मानक 1 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कई बार बताया मैंने आपको। ये केंद्रीय माल और सेवा कर जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा के तहत इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेटर्स का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल, बहुत आराम से लिखवाया ये क्वेश्चन मैंने, धारा 2 में आता है ये। ठीक है, हाँ आगे देखिए, सामान्य दक्षता के साथ तो नियोजन किया जाता, प्लानिंग की जाती है। थिंकिंग इन एडवांस, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर, ये प्लानिंग कहलाती है। ठीक है,
आज हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, प्लानिंग है। आगे देखिए, कार्ड उपयोगिता को एक निश्चित सीमा तक पैसे उधार लेने की अनुमति देता है, तो क्रेडिट कार्ड होता है बेटे, ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि परिसंपत्तियां देनदारियों से अधिक हो, हमारी संपत्तियां देनदारियां जितने लाइबिलिटीज उससे ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में शोध क्षम्य, शायद शोध क्षम्य कहलाता है। शोध क्षम्य यानी कि जो अपने दायित्वों का निपटारा कर सके, है नहीं, कई बार बताया नहीं बताया, सोलवेंट। इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का एक तरीका है, तो ये ई कॉमर्स है भैया, ये ई कॉमर्स है। आगे देखिए, पराक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 की किस धारा के अनुसार चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर तैयार किया गया विनिमय पत्र है और मांग के अलावा किसी अन्य तरीके से दे नहीं है, तो यह धारा 6 के अंतर्गत आता है। आगे देखिएगा, मुक्त नमूने के रूप में भैया बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी, विज्ञापन आ जाएगा। अगर क्रेडिट करता तो परचेज अकाउंट आता, लेकिन उन्होंने कहा किससे डेबिट किया जाएगा, ठीक है, तो डेबिट तो विज्ञापन को डेबिट किया जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखिए, प्रेसिडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, प्रेसिडेंसी दिवाला अधिनियम जो है वो 1909, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, कॉमर्स के और तो कोई है नहीं इसमें, बस इतना ही था। आगे देखिए, वैसे ये IMPS, तो ये अभी बताया था मैंने, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, IMPS तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता सिस्टम, तो ये कंप्यूटर का है साहब। बाकी सब इतना ही हमारे लायक था भैया सेवा, बाकी आप खुद देख लीजिएगा इंशाल्लाह। कॉमर्स बाकी कामना करता हूँ कि सभी का जो है हिसाब बढ़िया हुआ होगा। आगे इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।